नमस्कार, मैं हिना आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बेहद स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अब और आसान हो गया है पशुओं का दूध निकालना। बोदी यानी चमला की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे सफल किसान की कहानी। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और बहुत से किसान हाथों द्वारा दूध निकालते हैं, लेकिन ये बहुत कष्टदायक होता है। साथ ही पशुओं का पूरा दूध भी नहीं निकल पाता। लेकिन अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसको देखते ही आपको यही लगेगा कि पशुओं से दूध निकालना अब कितना आसान हो गया है। चलिए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी भटनागर से। अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो दूध निकालने की अनेक विधियां हैं। इसमें जो मुख्य विधि है वो हाथों द्वारा लोग दूध निकालते हैं। जो सही विधि है वो विधि है पूर्ण हस्त विधि। उसमें गाय का जो थन है उसको अपने हाथों में पूरी तरह से पकड़कर दूध निकालना चाहिए। उसके अंदर अंगूठा जो है अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। दुधारू पशुओं की मशीन से दूध निकालने की शुरुआत डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई और आज ये तकनीक दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आजकल डेयरी उद्योग से जुड़े अनेक लोग पशुओं से दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। पशुओं का दूध दूहने वाली मशीन को हम मिल्किंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस मशीन की कार्यविधि के बारे में, जो इस प्रकार से है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मशीन से दूध उत्पादन की विधि है। ये सेमी ऑटोमेटिक विधि है। इसके अंदर जो दूध है वो जो है स्वच्छता पूर्वक बिना किसी हाथ लगे दूध को निकाला जा सकता है। इस जो ये यंत्र आप देख रहे हैं इसमें 4 गायों का एक समय में दूध निकाला जा सकता है। और वो 4 गायें का जो थन है पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। उनके अंदर प्री स्प्रे उसका किया जाता है। 2 घंटे के अंदर 100 गायों का दूध निकाल सकती है। इस मशीन में 4 सेट हैं और ये रोटेशन पे चलते हैं। 4 एक बाईं तरफ वाली गायें एक बार निकलेगी और जितने दाईं तरफ वाली गायें तैयार हो जाएगी, और जैसे ही दाईं तरफ वाली तैयार होगी फिर वापस बाईं तरफ वाली गाय आ जाएगी। इनके वापस निकलने का रास्ता जो है वो पीछे की तरफ है। तो उस पीछे की तरफ जो रास्ता है उससे ये गायें अपनी बाहर चली जाती है वापस, और नई गायें जो है उनका आने का रास्ता अलग है। और उसके बाद में दूध निकालने के बाद में पोस्ट स्प्रे करके इन गायों को यहाँ से हटाया जाता है। इसके अलावा जितना भी दूध है वो इस टैंक में आता है, और यहाँ से जब ये एक निर्धारित स्तर पर जब ये पहुँच जाएगा तो उसके बाद में ये दूध जो है पंप होके बल्क मिल्क कूलर में चला जाएगा। ये जो मशीन है इसमें मिल्क मेजरमेंट जो होता है, जो दूध का मापन होता है, ये जो मापन है इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें लीटर में और पौंड में 2 उसके अंदर मार्क किए हुए हैं। और जितना दूध गाय देती है प्रति गाय, हर गाय का इसमें दूध का मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम हर गाय का दूध जो है वो माप सकते हैं। इसके अलावा इसकी मशीन में ये जो विशेष चीज़ है वो ऑटोमेटिक वैक्यूम पल्सेटर इसमें लगा हुआ है, जिससे जो दूध की जितनी आवक है, जब दूध शुरुआत में धीरे धीरे आता है उस समय ये पल्सेटर ऊपर की ओर लगा हुआ है ये। और इस पल्सेटर का काम ये है कि जितना दूध जितनी स्पीड से आएगा, अगर दूध कम आएगा तो ये वैक्यूम जो है पंप जो है वो उतना धीरे चलेगा, और जब ये दूध ज़्यादा आने लगेगा तो ये इसका स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद में जैसे ही दूध देना कम करेगी तो ये जो है ये वैक्यूम जो पंप है
ये अपना जो स्पीड है उसी हिसाब से धीरे कर लेती है। इस तरह से ये जो है थनों को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके अलावा जो और भी फायदा है तीसरा इस मशीन का, वो ये है कि जो दूध है वो यहाँ पे पूरी तरह से छन जाएगा, मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी बाल या कोई भी तरह का कण, जो रेती के कण हैं या इस तरह के कण जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक सीवर लगा हुआ है। इसके अंदर वो सीवर जो है इसमें से दूध को छान के ही आगे भेजता है। पूरा हाइजीनिक दूध जो उत्पादन इस मशीन द्वारा हम कर रहे हैं, और इसके ये फायदे हैं कि इससे जो रोग हैं वो रोग आने की कारण भी कम बनते हैं। जो थनैला रोग है या दूसरे तरह के रोग हैं वो भी कम हो सकते हैं। जब ये दूध सभी पशुओं का दूध जब ये निकल जाता है तो उसके बाद में, क्योंकि मशीन के अंदर दूध गया है तो दूध जम नहीं जाए, अंदर ख़राब नहीं हो जाए, तो एक गर्म पानी ऊपर से वापस फ्लो करता है, और वो गर्म पानी इसके अंदर की सफाई करते हुए पूरी मशीन की अच्छी तरह से सफाई करके और इसको बाहर, पानी को जो है बाहर फेंक देता है। तो इसलिए इसमें कोई भी तरह की अशुद्धि और कोई भी तरह की चीज़ अंदर नहीं रहती है पाइप में, तो उससे गंदगी का होने का जो भय है वो खत्म हो जाता है। पशुपालकों के सामने अक्सर देखने में आता है कि अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए समय पर दूधिया नहीं मिलते या फिर अधिक मजदूरी पर मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है मिल्किंग मशीन। तो आइए जानते हैं मिल्किंग मशीन से दूध निकालने के फायदे के बारे में। मिल्किंग मशीन से पशु का दूध बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। इससे पशुओं के थनों को कोई नुकसान नहीं होता है। इससे दूध की गुणवत्ता बनी रहती है और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अच्छी गुणवत्ता का स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से श्रम एवं लागत के साथ साथ समय की भी बचत होती है। पशुपालक भाइयों, आज के समय में बाजार में कई प्रकार की मिल्किंग मशीन उपलब्ध है और इनकी कीमत उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न है, जिसे आप खरीद कर अपने डेयरी फार्म में इस्तेमाल करके समय, श्रम और लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये जो इसकी लागत की अगर हम बात करें, इसकी बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है, परंतु इसकी जो ये जो मशीन है यहाँ पर, उसकी लागत जो है वो करीब 9 लाख से 10 लाख रुपए इसकी कुल लागत आई है, जिसमें बल्क मिल्क कूलर भी है, और इसमें हम 4 जानवर का दूध एक समय में निकाल सकते हैं। 4 उसमें स्टैंड बाई रहते हैं, कुल मिला के 8 जानवर एक समय में यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास में 60-70 पशु भी हैं तो उनका भी दूध हम 1.5 से 2 घंटे में हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर जिनके पास में पशुओं की संख्या कम है, वो भी अगर ट्रॉली माउंटेड भी मशीन मिलती है और उसकी कीमत करीब 40-50 हज़ार रुपये तक होती है। वो ट्रॉली माउंटेड मशीन जो जानवर जहाँ पे बंधा हुआ है वहाँ पर ले जाकर भी उससे भी दूध निकाल सकते हैं, और वो भी विधि यही है, लेकिन उसमें हर बार केन को खाली करना पड़ता है। प्रदेश के बहुत से किसान अधिक मेहनत और लागत लगाकर भी अच्छी आमदनी नहीं ले पाते, लेकिन वहीं प्रदेश में ऐसे भी हमारे किसान भाई हैं जो कि अपने अनुभवों और कृषि की नई तकनीकों को अपनाकर खेती करके कम खर्च में अधिक आमदनी ले रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के सफल किसान बैजनाथ महतो की, जो कि राजधानी रांची के गांव मतात्रु में इन दिनों बोदी यानी चवला की खेती कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रांची जिले से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है और मांझी प्रखंड के ग्राम मतातू के रहने वाले बैजनाथ महतो से, जो कि एक सफल किसान है और ये किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय इस किसान ने अपने 1 एकड़ खेत में लोबिया की फसल लगा रखी है और इससे वे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से करते हैं लोबिया की खेती। आज मैं आपको एक ऐसा फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको कम लागत में अधिक मुनाफा मिले। आप मेरा खेत में देख रहे हैं, जो कि मैं जो भी खेती करता हूँ, जो भी फसल लगाता हूँ, उसे जैविक रूप से मैं करता हूँ। मेरा खेत में आप करेला भी देख रहे हैं, मटर भी देख रहे हैं, टमाटर भी देख रहे हैं और बोदी भी लगा हुआ देख रहे हैं, और जिसकी अभी तुड़ाई चल रही है।
किसान बंधु, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बोदी तो थोड़ा सा बांधने में या तो तोड़ने में मजदूर तो लगता है, लेकिन बहुत ही कम पूंजी पर यह खेती होता है और अधिक से अधिक इसमें इस खेती को करके मुनाफा लिया जा सकता है। बोदी का खेती करके एक किसान बहुत ही खुशहाल रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। किसान बंधु, जो खेत आप मेरा देख रहे हैं जिसमें कि बोदी पूरा फला हुआ है और जिसका कि हार्वेस्ट चल रहा है, सितंबर का फर्स्ट वीक में इसका मैं सोइंग किया था बोदी का। लगभग मेरा 1 एकड़ का खेत है जो बोदी का आप लहलहाता हुआ फसल देख रहे हैं। किसान बंधु, डायरेक्ट सोइंग इसको किया था, इसमें नर्सरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट सोइंग करने के बाद में 4 से 5 दिन में बोदी उग जाता है। उसके बाद में इसमें जो खाद की भी मेंटेन है, चूँकि आप देख रहे हैं जो मेरा यह खेत है जिसमें कि ड्रिप भी लगा हुआ है और मल्चिंग के द्वारा जो हम इस खेती को कर रहे हैं। चूँकि मैं पहला फसल लगाया था, ये तरबूज लगाया था तो 3-3 फीट पर लगा हुआ था। उसके बाद फिर मल्चिंग मैं 1-1 फीट पर, जो कि खीरा का खेती किया था, खीरा लगाया था। मेरा बीज जो है, यह जो वैरायटी है यह सिंजेंटा का YB7 है और करीब करीब 2 kg लगा है पूरे 1 एकड़ में बोदी को लगाने में। लगभग करीब मेरा 1 एकड़ में करीब 10,000 पौधा लगा हुआ है बोदी का, और वही एक लगभग 40 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी है 4 फीट। इसे लगाने में बेसल डोज के रूप में मैं तो पहले ही गोबर का यूज कर ही चुका था, लेकिन अभी जब बोदी लगाया तो बोदी लगाने के समय करीब 5 से 7 क्विंटल हम केचुआ खाद का प्रयोग किए और कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कि बाज़ार में लाइबो और कावेरी के नाम से आता है उसका प्रयोग किया। 2 बोरा लाइबो का और 3 बोरा कावेरी का। इस तरह से सभी खाद को मिलाकर मैंने अपने खेत में हर एक गड्ढा जहां की बोदी का रोपाई किया। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं फसल प्रबंधन के बारे में। भूमि में नमी की कमी होने पर ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं और ड्रिप के माध्यम से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये किसान कीट एवं रोगों की रोकथाम किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। उसके बाद में इसमें ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगता है इस फसल में। इसमें अधिकतर आपको लाही का प्रकोप होता है, तो लाही के लिए बहुत ही आसान दवा है। या तो आप जैविक रूप में शुरुआती दौर में आप अगर यदि तंबाकू का अगर यदि आप गाय का पेशाब के साथ में या नीम खली के नीम का जो डंठल है उसके साथ में अगर यदि आप उसका दवा बना लेते हैं, उसमें बहुत ही लाभप्रद दवा है, जो कि सप्ताह में 1 बार तो दवाई चलना ही चाहिए और हर एक सप्ताह उसके लिए देखरेख करना ही पड़ता है। साथ ही साथ कभी कभी फल छेदक कीड़ा भी लगता है। बायो प्रोडक्ट का बहुत सारा दवा है जिसका कि आप यूज करके फल छेदक कीड़ा है उसका आप रोकथाम कर सकते हैं। किसान बंधु, जो बायो प्रोडक्ट में जो दवा का हम लोग यूज करते हैं, केम नाम का एक दवा है जिसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जिससे कि आपका जो भी तना छेदक हो या फल छेदक हो उस पर हम लोग निजात पाते हैं। यह जो तोड़ाई चल रहा है फर्स्ट वीक नवंबर से चल रहा है। 55 से 60 दिन की वैरायटी है। यह तोड़ाई लगभग मैंने पहले भी बोदी का खेती किया था, लगभग 2 महीना कंटिन्यू जो इसका निकलने का जो रेशियो है उस हिसाब से यह हार्वेस्ट होगा। करीब सप्ताह में 1.5 टन का हार्वेस्ट होता है पर डे। करीब 150 kg से 100 kg इस तरह से तुड़ाई होता है, तो सप्ताह में करीब 1.5 से 2 टन का तोड़ लेते हैं। बोदी का जो हार्वेस्ट है 2 महीना एकदम चलता है और बहुत अच्छा रेशियो में चलता है। जो रेशियो से अभी निकल रहा है उसी रेशियो से हम इसका फसल पहले भी ले चुका हूं और इसी तरह से यह निकलेगा। तो किसान बंधु, 2 महीना में कम से कम लगभग 10 टन से कम कितनों मिनिमम उत्पादन हो तो 1 एकड़ में 10 टन से कम उत्पादन बोदी का नहीं होगा। उस तरह से रेट जो भी हो, चाहे 10 रुपये बिके या 20 रुपये बिके, लेकिन अगर यदि 20 रुपया भी अगर यदि बोदी का रेट पर केजी मिले तो करीब हमको 2 लाख रुपया 2 महीना के अंदर में इससे कुल आमदनी होगी। अगर मेरा जो भी खर्च है, चाहे लेबर खर्च हो या दवा का खर्च हो या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो या जो भी खर्च हो, सभी को कुल मिलाकर अगर यदि उसमें खर्चा घटा दिया जाएगा तो शोध मुनाफा 1 से 1.5 लाख रुपया बोदी का खेती करके लिया जा सकता है। और इसमें खर्च भी बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खर्च होगा तो लेबर मेंटेन और दवा में यही खर्च होता है अधिकतर। सारा खर्च लेके 50,000 रुपया में मेरा यह खेती बिल्कुल हो जाएगा। कम से कम 1.5 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा हमको मिलने जा रहा है बोदी का खेती करके। बोदी का खेती करके बहुत ही कम लागत पर अधिक मुनाफा कमा रहा हूं।
मैं भी आपसे आशा करता हूं कि आप भी इसी तरह का आप फसल लें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्व अनुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान साफ रहने व वर्षा की कोई संभावना नहीं है। हवा की गति 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पूर्वी दिशा से चलने तथा अधिकतम तापमान 24 से 25 एवं न्यूनतम 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के साथ साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 75 से 81% तक एवं न्यूनतम 22 से 30% तक रहने की संभावना है। गेहूं में शूट फ्लाई का प्रकोप होने पर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 500 मिलीलीटर का छिड़काव करें। गेहूं में सकड़ी एवं चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के नियंत्रण हेतु क्लोडीन फॉप के साथ मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 60 ग्राम सक्रिय तत्व 400 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी के साथ सर्फेक्टेंट के साथ या इसोप्रोटुरॉन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 30-35 दिन के अंदर छिड़काव करें। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें। गेहूं की पछेती किस्में राज 3765, राज 3777, HI 8498। जौ में बुआई के 25-30 दिन बाद पहली सिंचाई दें। सब्जी वर्गीय एवं फलदार पौधों में सिंचाई करें। सरसों में प्रथम सिंचाई 35 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले करें। सरसों में पेंटेड बग व आरा मक्खी की रोकथाम हेतु मिथाइल पैरोथियान 2% या कार्बेरिल 5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दौलतपुरा, जिला दौसा के रत्नेश कुमार ने। आपने आलू की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हम जानते हैं कि आलू हमारे भारत की मुख्य फसल है और हमारे पूरे विश्व में जो भारत है वो 5वें नंबर पे उसके उत्पादन और क्षेत्रफल में आता है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हम इसमें खरपतवार वो उस फसल के साथ न्यूट्रिएंट्स, प्रकाश, पानी और स्थान के लिए कंपटीशन करते हैं। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी ऑक्सीफ्लोरोफिलिन नाम की दवा आती है। इसका 300 ml दवा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 से 4 दिन बाद छिड़काव करें और इसका छिड़काव के लिए 1 हेक्टेयर में करीब 800 से 1000 लीटर का घोल पानी का ले लें, घोल बना के छिड़काव करें। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो निराई गुड़ाई करने से क्या होता है कि हमारे कंदों की बढ़वार अच्छी होती है, कंदों का विकास अच्छा होता है और उससे हमें उपज अधिक मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी फसल अभी 25-30 दिन की लगभग हो गई है। इस समय हमें मिट्टी चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है और इसी मिट्टी चढ़ाने के समय हमें जो हमने शेष नाइट्रोजन की मात्रा बची थी वो मिट्टी चढ़ाते समय भी देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से एक ये फ़ायदा है कि जो हमारे कंद हैं वो बाहर जो निकल आते हैं सूर्य के प्रकाश में तो वो हरे हो जाते हैं, तो मिट्टी चढ़ाने से उनका हरापन नहीं हो पाता। तो इस समय हम किसान भाई अपनी फसल में निराई गुड़ाई करें और मिट्टी चढ़ाएं। अब हम चर्चा करते हैं उसमें सिंचाई और जल निकास प्रबंधन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इसमें किस किस समय और कितनी कितनी सिंचाई देनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी किसान भाई, जब हमारा अंकुरण हो उस समय, कंद निर्माण हो उस समय, कंद की बढ़वार हो रही है उस समय और अंतिम फसल के समय और जब फसल कंद बनने लग जाए उसके समय हमें सिंचाई देनी चाहिए। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी फसल में अगर सिंचाई की आवश्यकता बीच में भी दिख रही है तो किसान भाई अपने मिट्टी और फसल के हिसाब से बीच में भी सिंचाई दे सकते हैं। और जल निकास का भी ध्यान रखें, अगर इसमें खेत में पानी भरा रह जाएगा तो आलू के कंद नहीं बन पाएंगे और सड़न भी आ सकती है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम जब सिंचाई करें तो हमारे मेड़ 2/3 से अधिक ना डूबने पाए।
किसान भाइयों, फसल की उचित बढ़वार के लिए उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो आप आलू की फसल में 330 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, जिसमें 165 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय प्रयोग में लाते हैं तथा शेष बची यूरिया को सिंचाई के बाद आवश्यकता अनुसार आलू की फसल में उपरिवेशन करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों, हम चर्चा करेंगे आलू में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। आलू में कई तरह के कीट लगते हैं, तो उनका हमें समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आलू में लगने वाली एफिड, जिसको हम महू भी बोलते हैं। ये गहरे हरे रंग का या काले रंग का कीट होता है। इसके अवयस्क और प्रोण दोनों ही पत्तियों शाखाओं का रस चूसते हैं, और जिससे हमारी फसल से हमारे कंदों का निर्माण ठीक से नहीं होता। इनके रस चूसने के कारण क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और फिर बाद में पत्तियां सूख जाती हैं। ये एफिड एक वायरस फैलाने का भी काम करता है, तो इसलिए एफिड का कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। तो जब हम देखें कि हमारी फसल में एफिड का प्रकोप हुआ है, तो उस समय रोगोट जो 30 EC से आती है दवा, उसके 2 से 2.5 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से खेत में छिड़काव करें। किसान भाई, हम अब चर्चा करेंगे आलू में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में। लेट ब्लाइट, ये आलू की मुख्य बीमारी है और ये बीमारी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंद के कारण होती है। इस बीमारी से करीब हमारी 50% फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी में पहले क्या पत्तियों पे पनीले धब्बे बनते हैं, फिर पत्तियों किनारे पे भी धब्बे बनते हैं, और जो ये धब्बे हल्के भूरे रंग के होते हैं, और बाद में ये धब्बे बढ़ जाते हैं। तो पत्तियाँ हमारी क्या सूखी हुई भंगूर टाइप की दिखती हैं। और जब मौसम आर्द्र हो जाता है उस समय भी इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसके हम 50 ग्राम दवा को 15 लीटर पानी में घोल बना लेंगे, और इसका छिड़काव करके हम इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जो विधियां हैं, समसामयिक विधियां हैं, इनका उपयोग करके भरपूर फसल पैदावार ले सकते हैं और अधिक उत्पादन और अधिक लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में खीरे की खेती करके अच्छी आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। सर्दियों में कैसे करें बकरियों की उचित देखभाल। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।